हम जाने या अनजाने में किसी तरीके से प्रकृति के नियम को जब तोड़ेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। और आयत करने के पहले ही रोना स्टार्ट कर दिए, उसके चेहरे से ही दुख दिख रहा है, कुछ में एंगर या गुस्सा समाज के प्रति दिख रहा है, तो क्या डिस्पोजिशन मन में। दोस्तों, बिहार में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और अंतर भी लोग जानना चाहते हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ सभी के बारे में। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे आयुर्वेद की, और आयुर्वेद किस तरह से कार्य करता है और इसकी कार्य प्रणाली कितनी उन्नत है जानेंगे। कई डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों में जो भ्रांतियां फैली है उसको दूर करना चाहते हैं। इसी क्रम में हम सिवान के हॉस्पिटल रोड स्थित खान मार्केट में पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टर मुरली मनोहर जी काफी सालों से प्रैक्टिस करते हैं और इनके गोरखपुर में भी क्लिनिक है जहां पर इलाज चलता है। और यहाँ हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को यह सुबह 9 बजे से मौजूद रहते हैं, जहां बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं और सफल उपचार 41 दिनों तक लगभग दवाई इनकी चलती है और लोग काफी यहाँ से ट्रीटमेंट उनका सफल होता है। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं? नमस्कार आप सभी लोगों का। सर, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि आयुर्वेद की विशेषता क्या है? देखिए, आयुर्वेद का विशेषता ये है कि जब हम जाने या अनजाने में किसी तरीके से प्रकृति के नियम को जब तोड़ेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। और आयुर्वेद उन नियमों को बताता है जिसको तोड़ने पर आदमी बीमार हुआ है और उसको फिर करेक्ट करता है ताकि उसको लंबे समय तक हम ठीक कर सकें या जड़ से ठीक कर सकें। इसलिए आयुर्वेद उसके मूल कारणों पर काम करता है। सर, लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जो है काफी देर से असर करता है या जो भी, आपका इसमें क्या मानना है कि आयुर्वेद सच में देर से असर करता है? ऐसा मुझे कभी आज तक प्रैक्टिस में अनुभव नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आयुर्वेद में 2 स्थितियों में पेशेंट आते हैं। पहला होता है कि बहुत लंबे समय से बीमार हैं और ऑर्गन डैमेज हो चुका है, वहां थोड़ा टाइम लग सकता है। पर यदि एक्यूट केसेस है, जैसे तुरंत का चोट लगा या कुछ नया डिजीज है, तो उसमें बहुत जल्दी हीलिंग होती है। और जब भी केसेस अन्य जगहों से फेलियर होता है तो अंत में आयुर्वेद आता है, फिर उसमें हम लोग अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो स्लो तो नहीं कहेंगे, हाँ ये है कि सिद्धांत का वर्जन करना जरूरी होता है, पर जिन कारणों से बीमारी हुई है उसको हटाना होता है, वो एक थोड़ी प्रक्रिया होती है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन रिजल्ट आता है। सर, आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा बहुत कम हो पाती है, ऑपरेशन जो होता है, तो आप लोग क्या प्रेफर करते हैं उस कंडीशन में अगर ऑपरेशन करना हो अनिवार्य हो तो? अब देखिए, शल्य चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक है। आचार्य सुश्रुत या उनकी जो परंपरा है वो शल्य चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद में भी आपके MS होते हैं और MD भी हैं। तो जो MS है वो सर्जरी का डिपार्टमेंट उनका है, वो लोग करते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसा केस आया जो कि सर्जरी के लिए उसमें जरूरत है, तो फिर हम लोग उसको भेजते हैं, चाहे वो आपका मॉडर्न का हायर सेंटर हो या आयुर्वेद का हायर सेंटर हो, वहां हम लोग भेजते हैं। पर वैसे केसेस जिसे हम ठीक कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा, जैसे आपको बताऊं मैं, स्टोन का केस लेते हैं, रीनल स्टोन का। रीनल स्टोन में कई बार क्या होता है कि बार बार बनने की टेंडेंसी, तो पेशेंट एक बार ऑपरेशन कराया, फिर 2, 4, 6 महीने बाद फिर वापस स्टोन बना। अब इसमें क्या है कि वो कितनी बार शल्य क्रिया करा सकता है, तो वहां आयुर्वेद का सिद्धांत आता है और ये काम करता है कि ये बनने की प्रक्रिया जो है, ये बार बार रिपीटेशन की जो प्रक्रिया है, इसको स्टॉप किया जाए, उसको ठीक किया जाए। जहाँ मौजूद है ये जो ऑपरेशन शल्य किया जाता है, देखिए ये कई लोग MS करने के बाद यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे BHU है वो क्षार सूत्र के लिए काफी फेमस है। यदि पाइल्स, या बोला जाता है एक मेडिकल में एक कहावत है, किसी डॉक्टर से दुश्मनी हो तो फिस्टुला केस भेजो, क्योंकि उसमें रिपीटेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं क्षार सूत्र में हम देखते हैं कि रिपीटेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एक सफल चिकित्सा पद्धति है ये। सर, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आज के समय में जो एक बच्चा नहीं होने की समस्या है और इसमें आयुर्वेद एक उन्नत टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आई है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाने के कारण आयुर्वेद उसमें क्या कर सकता है, क्या सहयोग रहेगा आयुर्वेद का? देखिए, जैसे IVF हुआ या बच्चा न होना, ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला कि जो मदर है उसका ऑर्गन डेवलप है कि नहीं है, एनाटॉमिकली वो फिट है कि नहीं। इसके बाद आता है कि वो फिजिकली, यानी कि उसके हार्मोन्स लेवल वगैरह ठीक है कि नहीं। फिर आता है फादर का फैक्टर, कि फादर जो है उनके अंदर स्पर्म काउंट वगैरह ठीक है कि नहीं। और फिर इसके बाद आता है एक सहयोगिक, मतलब कि आपका एक नर्सरिंग या दोनों के बीच का आपसी सामंजस्य वगैरह। अब IVF होने का जो मूल कारण बनता है उसमें से है कि जन्म से ही अंडे का ना होना। एक बहुत बड़ा केस है आज में लो AMH। अब लो AMH जब हो गया, यानी मदर के पास एग है ही नहीं, तो वो केस IVF का है, वहां पर किसी डोनर का एग लेकर आना होगा। लेकिन
जहां पर हम देखते हैं कि एग है कम है 1.3, 1.5, 1.6 की मात्रा में है, उसे वापस से रिजुविनेट किया जा सकता है। स्पर्म काउंट नील का यदि केस लेते हैं मेल में, तो यदि ऑर्गन है तो उसमें मेडिसिन दे करके हम लोग उसको रिवाइव करा सकते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट हैं। 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, यदि हम लोग 100 केसेस में करते हैं तो लगभग 60% केसेस में हम लोग को सफलता मिलता है जहां स्पर्म काउंट नील है। और बाकी सारे केसेस जैसे ट्यूबल ब्लॉक वगैरह तो 100% क्योरेबल है आयुर्वेद से, तो कोई नीड नहीं होता उसमें जाने का। तो आपका मानना है कि आयुर्वेद भी एक संतान की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकता है? देखिए, बहुतायत केसेस ऐसे हैं जिसमें आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आईवीएफ फेल होने के आप यदि डेटा देखोगे तो लगभग 30% केसेस, 25% केसेस सक्सेस होते हैं। जो असफल केसेस होते हैं वो जब हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग देखते हैं कई बार इंडोमेट्रियम का ठीक ना बनना, एक का ठीक ना होना, या ओवुलेशन का प्रॉपर ना होना, या इंडोमेट्रियोसिस होना, यानी गर्भाशयगत व्याधि ही बांझपन का कारण बना हुआ है। और जब आयुर्वेदिक चिकित्सा से हम उसे ठीक करते हैं तो प्राकृतिक तौर पे मां बन जाती है। तो कोई इतना जटिल टेक्नोलॉजी की वहां आवश्यकता नहीं होती है। जरूरत होता है कि फीमेल कौन सी गलती कर रही है, कौन सा ऑर्गन उसका डिस्टर्ब हो रहा है, और उसको कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम आयुर्वेद के द्वारा। जब वो सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, साथ ही साथ क्या है, आयुर्वेद के चिकित्सा में 2 डिवीजन है। पहला है शोधन, जहां पे हम पंचकर्म करते हैं, जिसमें हमारा स्नेहन है, बुमन है, विरेचन है, बस्ती है, उत्तर बस्ती वगैरह है। दूसरा होता है मेडिसिन के द्वारा। तो जब हमारा मेडिसिनल अप्रोच फेल करता है या नहीं रिजल्ट दे पाता है, वहां पंचकर्म हमें हेल्प करता है। और हम लोगों ने इसीलिए गोरखपुर में जो अपना नया ब्रांच ओपन किया, मानस गढ़वा, जहां हम लोगों ने मानसिक रोग को एक टॉपिक के रूप में रखा कि जो भी जनरली आज के डेट में क्या है, सिजोफ्रेनिया, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत बढ़े हुए हैं, और साथ में इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़े हुए हैं। तो दोनों को आपस में सामंजस्य मिला करके, कॉम्बिनेशन करके, और पंचकर्म और मेडिसिन दोनों का हम लोग सहयोग लेकर के अच्छे रिजल्ट देने के प्रयास से ये हम लोग स्थापित किए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पा रहे हैं। सर, मानसिक जो समस्या है तो उसके कारण भी संतान उत्पत्ति में समस्या होती है? हाँ, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। आप देखिएगा कि जब मदर एक कपल है जिसकी शादी हुई, साल 2 साल या 3 साल तक वो बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो पूरा समाज उसको एक गलत निगाह से देखने लगता है। उस कपल को ही वो लोग एक अलग टर्म और एक गाली जैसा, अभिशाप जैसा मानने लगते हैं। अब उससे क्या होता है कि फीमेल का जो मानस है, जो मेंटल स्टेटस है, वो डिस्टर्ब होता है। और जैसे ही वो डिस्टर्ब होगा तो आप जानिए कि हमारे मन में, ब्रेन में एक पिट्यूटरी जगह है, पिट्यूटरी डिस्टर्ब होता है। अब वहां से LH, FSH तमाम हार्मोन्स निकलने वाले हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो पैरामीटर डिस्टर्ब होने के कारण क्या है, तुरंत गर्भाशयगत व्याधि हो जाती है। तो यहाँ गर्भाशय में गांठ का दिखना, PCOD का दिखना, या व्हाटएवर कोई और डिजीज का दिखने का कई बार कारण मानस होता है। ठीक है, और जब हम लोग ट्रीटमेंट आयुर्वेद में करते हैं और देखते हैं कि यदि पेशेंट का मानस डिस्टर्ब है, तो पहले मानस को ठीक करो तो गर्भाशय अपने आप सही होने लगता है। ये जब आप लोग बात करते हैं तभी पता चल जाता है। हाँ जी, पेशेंट जैसे कई बार हम लोगों के पास आती हैं जो कि बात करने के पहले ही रोना स्टार्ट कर दी, उसके चेहरे से दुख दिख रहा है, कुछ में एंगर या गुस्सा समाज के प्रति दिख रहा है, तो क्या डिस्पोजिशन मन में हुआ है उसको देखना होता है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट को डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग रिजल्ट मैक्सिमम दे पाए। सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक हमारा और क्वेश्चन है, ट्यूबुलक या PCOD जो होता है उसका क्या कारण है? देखिए, अभी जैसे हमारी बात हुई, ट्यूबल ब्लॉक जो है वो मुख्य रूप से आयुर्वेद के हिसाब से मेद धातुगत व्याधि है। अब मॉडर्न का मानना है कि जो मॉडर्न फिजियोलॉजी चलती है कि एक ट्यूब है जो एक को वहां आपका जहां एक बनता है वहां से उसको कैरी करके यूट्रस में लाने का काम करता है। स्पर्म हमारा जाकर के ट्यूब में ही मिलता है। तो ये ट्यूब ब्लॉक है, तो एक तरीके से जैसे हम लोग नसबंदी वगैरह कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग आर्टिफिशियली ट्यूब को ब्लॉक करते हैं, बट कई बार नेचुरली ब्लॉक होता है, तो वहां पर स्पर्म और ओवा मिल नहीं पाता है, तो बच्चा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह की जाती है, बट वो सफल नहीं हो पाता है। और इस समय आपको बताएं, हम यदि हम लोग 10 केसेस देख रहे हैं इनफर्टिलिटी के, जिसमें 3 से 4 केसेस ट्यूबल ब्लॉक के रह रहे हैं, और इसको ठीक करने के लिए फिर हम लोग उसमें थेरेपीज और मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे रिजल्ट आता है। और कई बार हम लोग पेशेंट में देखते हैं जैसे आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनानुभोजनम, ये सब संप्राप्तियां हैं, यानी आलस से पूर्ण जीवन जीना, दिन में सोना, दही खाना, ज्यादा मछली वाला चीज खाना, ये सारी चीजें जो है जो शरीर में मोटापा को बढ़ाने वाला है, तो वो सब ट्यूब ब्लॉक के कारण के रूप में आते हैं। तो उसका वर्जन करना होता है और साथ में मेडिसिन चलाने से ये ठीक हो जाता है। सर, आजकल कम उम्र में ही लोगों को देख रहे हैं कि उनका कमर झुक जा रहा है, एकदम सर्वाइकल डाउन हो जा रहा है,
तो कमर दर्द, सर्वाइकल की जो समस्याएं चल रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो आए और अपना कुछ समय तक इलाज कराए और अच्छा ट्रीटमेंट उन लोग को मिलता है। देखिए, जैसे एक सामान्य मानना है लोग का कि लोग का पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो गया, यानी लोग गलत तरीके से बैठ रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सर्वाइकल हो गया। लेकिन यदि हम लोग अभी एक पीढ़ी जस्ट पीछे जाते हैं, देखते हैं कि वो लोग धान की खेत में पूरी धान की खेत काटते थे और वो झुक के ही काटते थे, तो उन्हें कभी कमर दर्द नहीं हुआ। तो उसके पीछे जो मूल कारण है वो है कि स्पाइन का फंक्शन डिस्टर्ब होने के पीछे, कि बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास कम होना, पोस्चरल डिफॉर्मिटी के साथ डाइजेशन का बहुत बहुत कॉमन रिलेशन है, तो डाइजेशन को ठीक होना चाहिए। इसके साथ बहुत सारी कुछ कुछ गलतियां होती हैं जो कि इन सब डिजीज को पैदा करते हैं, तो उसे फाइंड करना होता है। फिर पेशेंट में जिस तरीके की दिक्कत आई है उसको ठीक करके फिर हम लोग आगे का चिकित्सा करते हैं, ताकि वहां अपनर्भव हो, रिपीट ना करे। सर, कौन कौन से मरीज सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं, ज्यादातर समस्याएं हो रही हैं और उनका निदान लगभग हो पा रहा है या नहीं? देखिए, डिजीज के बारे में यदि हम बात करें तो इस समय कोई भी ऐसा डिजीज नहीं है जिसके पेशेंट ना हो। स्किन की बात कर लें यदि, तो आप देखो कि दही को गर्म करके नहीं खाना है, ये आयुर्वेद में इसको मना किया गया है। अब इस समय मैक्सिमम नॉनवेज बन रहा है इसमें कि दही डालकर उसको पकाया जा रहा है। अब वो दूसरी डिश है तो वो ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करेगा, तो चाहे वो रूमेटिज्म कर दे या आपका सोराइसिस कर दे या व्हाटएवर, कुछ भी कर सकता है वो। वैसे ही यदि हम आर्थराइटिस के केसेस में आते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पचन की गड़बड़ी, मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी, और सबसे मजे की बात आपको बताएं, यदि किसी पेशेंट का उम्र 30 बरस है और उसे घुटने में दर्द हुआ और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से मोस्ट मतलब कॉमन जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है उसमें कैल्शियम की कमी बताई जाती है और कैल्शियम दी जाती है खाने के लिए, और यदि वो पेशेंट अगले 30 साल तक इलाज करता है, 30 साल तक लगातार कैल्शियम खिलाई जाती है। अब सोचने की बात है कि कैल्शियम पूरा क्यों नहीं हो रहा है बॉडी में, क्योंकि वहां पे उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब जा रहा है, वहां पे उसका पचन गड़बड़ जा रहा है। तो आयुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से हमारे बॉडी के अंदर जो बाहर से इंफेक्शन हो रहा है या कोई भी बीमारी पैदा होने के जो रूट्स हैं, उन रूट्स को फाइंड करता है, फिर उसको देखता है, फिर उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट डिसाइड करता है, जो कि इसको लंबे समय तक ठीक रख सकता है पेशेंट। सर, आज के समय में लोग आयुर्वेद के पास कम जाते हैं और पहले एलोपैथ या जो भी है सहारा लेते हैं, तो अगर वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं उनकी बीमारियां खत्म हो जाए, तो आपसे कहाँ मिल सकते हैं और वो किस तरह पहुंचेंगे और उनको जो मन में भ्रांतियां फैली है उसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आयुर्वेद को लेकर के भ्रांति लोगों के बीच में नहीं है। लोगों के बीच में जो खराब इंफॉर्मेशन पहुंचा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड पड़ा है क्या। अब स्टेरॉइड में दो तरह के स्टेरॉइड ग्रुप है। पहला स्टेरॉइड ग्रुप है कि नेचुरल सोर्स है, जैसे हनी, शहद में भी स्टेरॉइड है, पिपली में भी स्टेरॉइड पाया जाता है, तो ये प्रकृति से पाए जाने वाली चीजें हैं, तो इसमें भी स्टेरॉइड के गुण होते हैं, तो ये नेचुरल सोर्स के हैं। फिर होता है आर्टिफिशियल, तो ये है अल्टरेशन, जैसा एक क्वैक प्रैक्टिस में होता है, या मिलावट तो हर जगह हो सकती है। तो पहला ये। दूसरा, सबको पता है कि आयुर्वेद से बीमारी ठीक होती है। अब प्रश्न ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके अब प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों की संख्या बढ़ रही है और प्रैक्टिस हो रहा है। मेरा जो ये क्लिनिक है ये 2 जगहों पर है। एक गोरखपुर में है जहां सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपनी हम सेवा देते हैं, मानस गर्भा आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर और इनफर्टिलिटी केयर, ये हमारा तारामंडल में स्थित है। और दूसरा जो मेरा सेंटर है वो सिवान में है, मृत्युंजय आयुर्वेद के नाम से है, और यहाँ पे हम लोग शनिवार और रविवार को हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं। क्या यहाँ पे लेडी डॉक्टर भी मौजूद है? हाँ जी, हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं और डॉक्टर खुशबू मिश्रा, उनकी भी सेवाएं हैं। बाकी जितनी भी फीमेल से संबंधित थेरेपीज, ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस वगैरह है वो मैम के अंडर होता है, और इसीलिए हम लोग ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, क्योंकि फीमेल डॉक्टर जो होती है वो फीमेल के हृदय में जाकर के उसकी मूल बातों को समझ पाती है। वैसे ही एक मेल डॉक्टर जो होता है अपने पुरुष जो भी पेशेंट होते हैं उनके हृदय में जाकर उनकी मूल बातों को समझ सकता है। तो जब हम लोग इनफर्टिलिटी जैसे चीजों को ट्रीट करते हैं जहां पे मेल और फीमेल 2 एंटिटी हैं और दोनों को मिलने से एक संतान की उत्पत्ति होने वाली है, तो कई बार यदि केवल मेल डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है तो फीमेल की बातों को नहीं समझ पाता, कई बार फीमेल डॉक्टर ट्रीटमेंट करे तो मेल की बातों को इग्नोर कर देती है, नहीं समझ पाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि दोनों डॉक्टर एक साथ बैठते हैं, इसलिए वो चीजें ज्यादा क्लियर हो पाती है और डायग्नोसिस हमारा प्रॉपर हो पाता है, इस कारण हम लोग रिजल्ट दे पाते हैं। ट्रीटमेंट किया हुआ आईवीएफ से रिलेटेड, मतलब जो जी, देखिए हम लोग 2018 से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस हम लोगों के इसके ठीक हुए हैं, स्पेशली ट्यूबल ब्लॉक, पीसीओडी या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि कारण नहीं पता चला
लेकिन बांझपन है, रिपोर्ट्स करा रहे हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहा है, या कई बार होता है बचदानी में गांठ है या गर्भाशय में गांठ बना हुआ है, और कई बार लोगों का मेंसेस इरेगुलर है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ये केसेस हमारे इस एरिया में ज्यादा हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग आयुर्वेद का अपना प्रॉपर अप्रोच करते हैं तो इसको हम लोग जल्दी हील कर पाते हैं। इसलिए इसके बहुत सारे केसेस हैं, आए दिन हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने डॉक्टर मुरली मनोहर जी से बात की, जिसमें उन्होंने बांझपन व अन्य महिलाओं की समस्या से जुड़ी बातों को बताया, सोराइसिस समेत अन्य बीमारियां जो है स्किन से जुड़ी उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यदि हम आयुर्वेद पर भरोसा करें तो बहुत ही कम समय में, कुछ ही महीनों में हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और वो भी आयुर्वेद बहुत महंगा ट्रीटमेंट नहीं करता, बहुत सस्ता और किफायती ट्रीटमेंट करता है, और समय समय पर कैंप भी लगाया जाता रहता है। तो आप एक बार आएं और यहाँ पर देखें, अगर आपका इलाज सही होता है तो अन्य लोगों को भी जागरूक करें। हमारी प्राचीन सभ्यता आयुर्वेद है और इसको सभी लोगों को मिलकर जागरूक करना चाहिए। कैमरा पर्सन राज के साथ रोहित सिंह शौर्य।